हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है बदमाश बहन। यह एक मॉरल स्टोरी है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामकुमार अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करता था। उसकी सबसे छोटी बेटी बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। रामकुमार अपनी दोनों बेटी पिंकी और पारुल से भी ज्यादा प्यार अपनी छोटी बेटी वर्षा से करता था। रामकुमार, अरे कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों? देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर सुंदर उपहार लेकर आया हूँ। रामकुमार की आवाज सुनकर पिंकी और पारुल बाहर आंगन में आती हैं। पिंकी, अरे वाह, पिताजी आप आ गए। दिखाइए तो जरा, आप मेरे लिए मेले में से क्या लेकर आए हैं? रामकुमार, यह देखो पिंकी बेटी, तुम्हारे लिए मैं यह झुमके लेकर आया हूँ। तुम्हें झुमके बहुत पसंद है ना? देखो पिंकी, अरे यह झुमके तो बहुत सुंदर है पिताजी। मुझे यह झुमके बहुत पसंद आए। धन्यवाद पिताजी। पारुल, अरे पिताजी, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? जल्दी से दिखाइए ना, मुझसे तो अब बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। दिखाइए ना पिताजी। रामकुमार, अरे हाँ हाँ पारुल बेटा, यह देखो, तुम्हारे लिए यह पायल लेकर आया हूँ। मेले में यही सबसे सुंदर पायल थी जो मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली। तुम्हें पायल पहनना बहुत पसंद है ना? पारुल, आप मेरे लिए पायल लेकर आए हैं। पायल बहुत सुंदर है पिताजी, लेकिन मुझे तो यह हार पसंद है। क्या मैं इसे ले लूं पिताजी? रामकुमार, यह हार तो मैं वर्षा बिटिया के लिए लेकर आया हूँ, उस पर यह खूब जंचेगा। यह सब सुनकर पारुल गुस्से से लाल हो जाती है। तभी वर्षा अपने कमरे से बाहर आती है। वर्षा, अरे पिताजी, आप आ गए। मेरे प्यारे प्यारे पिताजी, कितनी देर लगा दी आपने आने में। रामकुमार, अरे मेरी वर्षा बिटिया, देखो मैं तुम्हारे लिए मेले में से क्या लेकर आया हूँ। यह देखो, यह हार मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम पर यह हार बहुत सुंदर लगेगा। वर्षा हार देखकर बहुत खुश हो जाती है। वर्षा, अरे यह सच में बहुत ही सुंदर है। यह मैं अपनी सहेली चांदनी के जन्मदिन में पहनकर जाऊंगी। आप भी चलेंगे ना पिताजी चांदनी के जन्मदिन पर? रामकुमार, नहीं नहीं वर्षा बिटिया, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। मुझे जरूरी काम से गांव से बाहर जाना है, इसलिए तुम अपनी दोनों बहनों के साथ ही वहां चले जाना। इसके बाद वर्षा वो हार लेकर अपने कमरे में चली जाती है और रामकुमार भी वहां से चला जाता है। वहां खड़ी पिंकी और पारुल यह बातें सुन रही होती हैं। पारुल पिंकी से, देखा पिंकी दीदी, उस चालाक वर्षा ने कैसे पिताजी से सबसे सुंदर हार अपने लिए ले लिया। वह वर्षा और सुंदर हार पहनकर हमें रोज जलाएगी। पिंकी, हाँ सही कह रही हो तुम। इस वर्षा ने तो पता नहीं पिताजी पर कौन सा जादू किया है। पिताजी हम दोनों से ज्यादा इस वर्षा से ही प्यार करते हैं। पारुल अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहती है। उसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह वर्षा बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनती है और वह हार भी वर्षा के गले की शोभा बढ़ा रहा था और जिसे देखकर उसकी दोनों बहनें उससे चिढ़ रही थी। इसके बाद तीनों बहनें चांदनी के घर जाने लगती हैं। कुछ दूरी पर चलने के बाद, पिंकी, मुझे लगता है इस जंगल के रास्ते से चलने पर हम चांदनी के घर जल्दी पहुंच जाएंगे। पारुल, ठीक है तो फिर हम जंगल के रास्ते से ही चलते हैं। वर्षा, लेकिन यह जंगल तो काफी डरावना है, वहां से जाना क्या सही होगा? गांव के लोग इस जंगल के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। पिंकी, देखो, जंगल कोई डरावना नहीं है। गांव के लोग तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। तुम्हें अपने दोस्त के जन्मदिन पर जल्दी जाना है कि नहीं? चुपचाप चलो,
पिंकी की फटकार भरी बातें सुनकर वर्षा चुप रह जाती है और पिंकी पारुल के साथ जंगल में चलने लगती है। पिंकी, अरे, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। मैं पास ही नदी में से पानी पीकर आती हूँ। तब तक तुम दोनों यही खड़े रहना। पिंकी पानी पीने के लिए चली जाती है। काफी देर होने पर भी पिंकी वापस नहीं लौटती। पारुल, अरे, यह पिंकी दीदी कहाँ रह गई? तुम यहीं रुकना, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। कहीं जाना मत, एक ही जगह रुक कर रहना। ठीक है, क्या समझी वर्षा? लेकिन दीदी, मुझे इस जंगल में तो पहले से ही काफी डर लग रहा है। आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। पारुल, मैं पिंकी दीदी को देखने जा रही हूँ। पता नहीं वह कहाँ रह गई है। अगर पिताजी को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम चुपचाप यही खड़े रहना, मैं पिंकी दीदी को लेकर अभी आती हूँ। यह बोलकर पारुल वहाँ से चली जाती है। बेचारी वर्षा जंगल में खड़ी बहुत डर रही होती है। वर्षा को जंगल में शाम हो जाती है, लेकिन दोनों बहनें वापस नहीं लौटती। जब रात तक उसकी बहनें नहीं आती तो वर्षा रोने लगती है। तभी वर्षा को जंगल में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद वर्षा देखती है कि एक बहुत डरावनी बुढ़िया, जिसकी आंखें लाल होती हैं, जिसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है, वह वर्षा की तरफ काफी तेजी से आ रही होती है। बुढ़िया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज कितने दिन बाद मैं इंसानों का मांस खाऊंगी। हाँ हाँ हाँ। यह सुनकर वर्षा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वह डरावनी बुढ़िया उसके पीछे पीछे भागने लगती है। वर्षा भाग ही रही होती है कि तभी उसे जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ के तने पर एक चमकता हुआ दरवाजा नजर आता है, जिसके चारों तरफ बहुत रोशनी होती है। वर्षा उस चमकते हुए दरवाजे के अंदर चली जाती है। उस दरवाजे के अंदर एक अलग ही दुनिया होती है। वहाँ चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल होते हैं और अलग अलग तरह के जानवर भी। बहुत सारे छोटे छोटे सुंदर पेड़ होते हैं और उन सब के बीच एक बहुत बड़ा और विशाल चमचमाता पेड़ होता है, जिसके ऊपर बहुत सुंदर तितलियां बैठी रहती हैं। उस पर रंग बिरंगे फल भी लगे रहते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। उस विशाल पेड़ के सामने बहुत सुंदर नदी भी होती है। वर्षा यह सब देखकर हैरान रह जाती है। वर्षा, अरे, यह कहाँ आ गई? इतनी सुंदर जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। वर्षा नदी के किनारे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वर्षा को प्यास लगती है। जैसे ही वह उस नदी से पानी पीती है, तभी उसे एक आवाज आती है। आवाज, जादुई पेड़ की नगरी में तुम्हारा स्वागत है। वर्षा यह आवाज सुनकर चौंक जाती है। एक बार फिर आवाज आती है। आवाज, जादुई पेड़ की नगरी में तुम्हारा स्वागत है। वर्षा, वर्षा कौन है? कौन मुझे पुकार रहा है? सामने आओ जरा। जादुई पेड़, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। वर्षा, मेरा नाम जादुई पेड़ है। कोई यहाँ नहीं आ सकता, सिर्फ वही इंसान यहाँ आ सकता है जिसका हृदय साफ और कोमल होता है। वर्षा विशाल पेड़ की तरफ देखते हुए, तो यह तुम हो क्या? तुम जादुई पेड़ हो? तुम बहुत ही सुंदर और विशाल हो। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो विशाल पेड़? मैं यहाँ से घर जाना चाहती हूँ। जादुई पेड़, मुझे सब पता है। तुम्हारी बहनें तुम्हें इस जंगल में छोड़कर चली गई थी। वर्षा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई बात हुई होगी। मेरी बहनें मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वे ऐसा नहीं कर सकती। और वर्षा रोने लगती है। जादुई पेड़, चुप हो जाओ वर्षा, तुम यहाँ सुरक्षित हो। वर्षा है सुंदर पेड़, क्या मैं अब कभी घर नहीं जा पाऊंगी? जादुई पेड़, नहीं वर्षा, तुम अपने घर जरूर जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर नहीं ले जा सकता हूँ। जब कोई भला इंसान मेरी इस नदी का पानी पिएगा तो वही तुम्हें इस जंगल से बाहर ले जा पाएगा।
तुम्हें उसका इंतजार करना होगा और जब तक वह नहीं आ जाता तुम्हें इसी जंगल में ही रहना होगा। कुछ देर बाद, जादुई पेड़, मुझे बहुत भूख लगी है जादुई पेड़। वर्षा, तुम मेरी टहनियों में से एक पत्ता तोड़ो और आंख बंद करके जो तुम मांगोगी वही सब तुम्हारे सामने होगा। वर्षा उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ती है और आंख बंद करके अपनी इच्छा रखती है। तभी उसके सामने अनेकों तरह तरह के मजेदार पकवान आ जाते हैं। जब भी वर्षा को भूख लगती वर्षा ऐसा ही करती। ऐसे ही जंगल में वर्षा को बहुत दिन बीत जाते हैं। वर्षा रोज किसी के आने का इंतजार करने लगी कि कब कोई आएगा और उसे उसके घर लेकर जाएगा। एक दिन वर्षा उस विशाल पेड़ की छाया में बैठी थी कि तभी अचानक एक फूल आकर वर्षा के सिर पर गिरा। जब वर्षा उस फूल को अपने हाथ में लेती है तो उसमें से 2 तितलियां निकलती हैं। वर्षा उन तितलियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह तितलियां उड़ने लगती है। वर्षा भी उनके पीछे भागने लगती है। वर्षा तितलियां के पीछे भाग रही होती है कि तभी उसे एक बूढ़े आदमी की रोने की आवाज सुनाई देती है। बूढ़ा आदमी, अरे मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई तो मुझे पानी पिलाओ। वर्षा पास जाकर देखती है कि एक बूढ़ा आदमी एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। वह दिखने में काफी डरावना था, जो सफेद कपड़े पहने हुए था। वर्षा उसके पास जाती है। वर्षा, कौन हो आप? और आप रो क्यों रहे हो? बूढ़ा आदमी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ सुंदर लड़की। वर्षा, लेकिन आप हैं कौन और इस जंगल में कैसे आए? बूढ़ा आदमी, मैं विशालगढ़ का राजा अमर सिंह हूँ। मैं यहाँ एक बार शिकार करने के लिए आया था। मैंने यहाँ इस जंगल में एक भालू देखा था और उसे अपने तीर से घायल कर दिया। लेकिन वह कोई साधारण भालू नहीं था, बल्कि एक तपस्वी था जो भेष बदलकर तपस्या कर रहा था। उसने मुझे श्राप दिया और मैं एक सुंदर राजकुमार से एक बुरी शक्ल का बुढ़ा इंसान बन गया। तभी से मैं इस जंगल में कैद हूँ। मैं कई सालों से बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए, लेकिन मैं इस पेड़ के नीचे से उठ नहीं सकता। ना जाने मुझे कब इस हालत से मुक्ति मिलेगी। क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? वर्षा, हाँ, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। वर्षा वापस उस जादुई पेड़ के पास जाती है और उससे पेड़ की टहनियों से पत्ता तोड़ लेती है। विशाल पेड़ के चौड़े पत्ते में पानी भरती है और उस बूढ़े आदमी के पास जाती है। वर्षा, यह लो, तुम पानी पी लो। बूढ़ा आदमी जैसे ही उस पानी को पीता है, अचानक से एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। राजकुमार, अरे मैं तो पहले जैसा जवान और आकर्षक हो गया हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर लड़की। तभी उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है। जादुई पेड़, राजकुमार अमर सिंह, तुम श्राप से मुक्त हो गए हो। वर्षा एक साफ दिल की लड़की है जिसके हाथ से पानी पीकर तुम दोबारा से अपने असली रूप में आ गए हो। अब तुम इस वर्षा को इस जंगल से बाहर लेकर जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी एक गलती की सजा तुम्हें अब मिल चुकी है और तुम्हारा दिल भी वर्षा की तरह एकदम साफ है। राजकुमार, जादुई पेड़, क्या अब हम इस जंगल से बाहर जा सकते हैं? लेकिन कैसे? जादुई पेड़, मेरे सामने वाली नदी के जरिए तुम इस जंगल से बाहर चले जाओ। उस पार जाते ही तुम अपनी दुनिया में चले जाओगे। तभी पेड़ की शक्तियों से अचानक से उस नदी में एक सुंदर नाव आती है। वर्षा, यह नाव तुम्हें उस पार पहुंचा देगी मेरे बच्चों। वर्षा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। जादुई पेड़, मेरी टहनियों में से एक पत्ता तोड़ो वर्षा और अपने साथ ले जाओ। तुम्हें जब भी मेरी याद आएगी मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा वर्षा, लेकिन कभी भी किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना। मैं एक रहस्यमय पेड़ हूँ। मेरी इस जादुई नगरी के बारे में बाहरी दुनिया को नहीं पता लगना चाहिए। वर्षा, ठीक है रहस्यमय पेड़,
मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी और ना ही तुम्हारी इस नगरी के बारे में। जादुई पेड़ अपनी उदास भरी नजरों से दोनों को विदा करता है। उसके बाद वे दोनों नाव में बैठते हैं और वापस अपने गांव में आ जाते हैं। वो राजकुमार वर्षा को उसके घर छोड़ने जाता है। रामकुमार अपने घर में उदास बैठा रहता है। रामकुमार वर्षा को देखकर, अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम आ गई। कहाँ चली गई थी जंगल में अपनी बहनों को छोड़कर? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। वर्षा को देखकर उसकी बहन हैरान रह जाती है। पारुल, अरे पिंकी दीदी, यह वापस कैसे आ गई? अब यह पिताजी को सब सच सच बता देगी और पिताजी तो हमें घर से ही निकाल देंगे। वर्षा, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं डर के मारे जंगल से आगे निकल गई थी। इसमें पिंकी और पारुल दीदी की कोई गलती नहीं है। मैं जंगल से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी, लेकिन जंगल में से मुझे इस राजकुमार ने ही बाहर निकाला और मुझे लेकर यहाँ आ गए। यह सब बातें पारुल और पिंकी अपने कानों से सुन रही थी और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। पिंकी और पारुल वर्षा के पास आती है। पिंकी, हमें माफ कर दो प्यारी बहन, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम सच में दिल की बहुत साफ और अच्छी हो, हमें माफ कर दो। वर्षा, कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहनों, मुझे पता है आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करती हो। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद तीनों बहनें गले मिलती हैं। रामकुमार, हे राजकुमार, तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी को जंगल से निकाल कर लाए हो। तुम्हारी वजह से ही वर्षा हमें दोबारा मिल पाई है। तुम बहुत बहादुर हो। क्या तुम हमेशा के लिए वर्षा की रक्षा करोगे? तुम मेरी बेटी वर्षा से विवाह करोगे? राजकुमार, हाँ, क्यों नहीं, मैं वर्षा से ही विवाह करूंगा। वर्षा बहुत ही साफ दिल की और अच्छी लड़की है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी अगर वर्षा मेरी पत्नी बनेगी। इसके बाद बड़े धूमधाम से वर्षा और उस राजकुमार की शादी की जाती है और वर्षा हंसी खुशी राजकुमार के साथ उसके महल में रहने लगती है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।